नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस रिवीजन के इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे परीक्षा वाणी की बुक, और उसमें हम लोग का जो सेक्शन है साइंस, और साइंस में वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। एक सेकेंड, थोड़ा पेन का पॉइंट पतला करते हैं। अब ठीक है, चलिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवियरेनस ने। पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व औसतन कितनी मात्रा में मिले होते हैं? तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो सजीव पदार्थ के संयोजन में जो शीर्ष 4 तत्व है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा 65% के आसपास रहती है। दूसरे नंबर पे कार्बन, पहला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तीनों का परसेंटेज आपको एक्यूरेट याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा उठा कर दे देता है तो वहाँ पर आपको आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है? 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 10.5 और नाइट्रोजन 3.3%। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप याद रखिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लघु तत्व कैल्शियम, ठीक है, एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? पहला प्रश्न क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस ये कैसे तत्व हैं? तो लघु तत्व हैं। ठीक है, सजीव पदार्थ के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें लघु तत्व यानी कम मात्रा में इसको ये हमारे शरीर में होते हैं। तो लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस कैसे तत्व हैं? लघु तत्व हैं। अब ये जो लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में इनका योगदान कितना है? तो कैल्शियम जो है वो 1.5% और फास्फोरस 1%। तो पूछेगा शरीर में कैल्शियम कितना परसेंट रहता है? तो 1.5%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस जो है 1%। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? तो सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? तो आयन के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। याद रखिए कौन कौन से तत्व? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन पाए जाते हैं। सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट का सजीव पदार्थ के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? तो यहाँ पे प्रश्न एक बार फिर से, सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट का सजीव पदार्थ के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? तो देखिए, जो प्रोटीन होता है वो 14%, जो फैट वसा 3% और कार्बोहाइड्रेट 1%। तो ये याद रखिए, प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 14%, वसा जो है फैट जो है 3% और कार्बोहाइड्रेट ये आपका 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? तो याद रखिए, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया के संयोजन से विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। ओके, तो स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया के संयोजन से। मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया। मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के संयोजन से विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। ये विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। चलिए, सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन। सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, अच्छा, तत्व अगर पूछेगा कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा रहता है, तो पहले स्थान पर आप आंसर करिएगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर कार्बन। ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है?
एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो वैसा कौन सा जंतु है? जंतु, पादप नहीं, जंतु पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास में। यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास। यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास ऐसे जंतु हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ओके। तो ध्यान रखना है कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास। यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास ऐसे जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया? तो 6। कैरोलस लिनियस इसने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया? तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयों। 6 इकाई कौन कौन से है? जाति, वंश, कुल, गण, गण मतलब ऑर्डर, वर्ग और संघ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया? तो 6। ये 6 इकाई कौन कौन से हैं? तो जाति है, वंश है, कुल। इसको याद कैसे रखिएगा? ठीक है, स्पेसीज, जीनियस, SGF, जाति, वंश, कुल, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ। 3-3 का आप मतलब बना लीजिए जोड़ा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, गण, वर्ग, संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन होता है, जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है? जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने, तो एक वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बोस, इनका नाम याद रखिएगा, सर जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने डेस्मोडियस पौधे पर कार्य करते हुए ये सिद्ध किया। डेस्मोडियम पौधा, जो जगदीश चंद्र बोस जी थे, इन्होंने डेस्मोडियम पौधा पर कार्य करते हुए ये सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी जो है स्पंदन होता है, जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए, अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? तो अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? तो मध्य पटल के घुलने के कारण। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाता है? तो मध्य पटल, मिडिल लैमेला के घुलने के कारण, मध्य पटल घुलने के कारण। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला देखिए, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन एवं क्यूटिन। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो कोशिका भित्ति के निर्माण में, अच्छा इसको ऐसे याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि कोशिका भित्ति के निर्माण में अगर हमको बनाना है कोशिका भित्ति, तो क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए? तो सेल्यूलोज होना चाहिए कोशिका भित्ति बनाने के लिए, पेक्टिन होना चाहिए, लिग्निन होना चाहिए, हेमीसेल्यूलोज होना चाहिए, काइटिन होना चाहिए और क्यूटिन होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का अगर निर्माण करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन एवं क्यूटिन। काइटिन क्यूटिन तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, एक जैसा है काइटिन क्यूटिन। कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या काइटिन क्यूटिन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, काइटिन क्यूटिन और पेक्टिन लिग्निन, पेक्टिन लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन क्यूटिन और पेक्टिन लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन क्यूटिन, पेक्टिन लिग्निन। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से, यानी प्लाज्मोड्स माटा के नाम से, माटा के माध्यम से। तो दो कोशिकाओं के मध्य, दो कोशिकाएं, आप वर्ड पकड़िएगा, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो आवागमन है किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो आवागमन है किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो आवागमन है किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य जंतु के माध्यम से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा ये कोशिका भित्ति में। प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पाया जाता है बाबू? कोशिका भित्ति। प्लाज्मोडेस्मेटा कोशिका भित्ति में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की।
प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स से। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स से। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स से। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना की क्या संज्ञा है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना किसको कहते हैं? तो प्लाज्मोडेस्मेटा को। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? प्लाज्मोडेस्मेटा। कोशाभित्ति होती है तो पारगम्य। कोशाभित्ति कैसी होती है? पारगम्य। कोशाभित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। चलिए, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। कोलाइड का कणाकार कितना होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन। ठीक है, 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच कोलाइड का कणाकार कितना होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? तो चयनात्मक पारगम्यता। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? चयनात्मक पारगम्यता। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य। जो ब्राउनियन गति है, ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है बाबू? जीव द्रव्य में संपन्न होती है। चलिए, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अभी ऊपर जस्ट हम देखें ऑक्सीजन जो 65% होता है, दूसरे नंबर पे कार्बन जो कि 18.5% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका के प्लास्टिड, गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गुणसूत्र में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। वनस्पति कोशिका के प्लास्टिड, ठीक है, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है कौन सा है? प्लास्टिड है। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है बाबू? तो प्लास्टिड है। जीव द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? तो जीव द्रव्य में जो सॉल जेल परिवर्तन, ये जैव रासायनिक क्रिया है। जीव द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक। जीव द्रव्य में सॉल जेल कैसी क्रिया है बाबू? तो सॉल जेल ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीजन के क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स। ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? तो मैट्रिक्स में। ऑक्सीकरण की जो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है? तो मैट्रिक्स में। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। ऑक्सीकरण की जो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। आगे देखिए, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो CO2 और H2O। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तो ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? CO2 और H2O। CO2 और H2O इन कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो पदार्थों का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। पदार्थों का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाया जाता है? तो कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाया जाता है? तो याद रखिए नाभिक, ठीक है, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोफिल में। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाया जाता है? तो नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोफिल में। तो DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में। ठीक है, कोशिका के नाभिक में आपको DNA मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, क्लोरोफिल में मिलेगा। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल में DNA पाया जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा, कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? तो अंतरप्रदवी जालिका को। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसको प्राप्त है? तो अंतरप्रदवी जालिका। तो हमारा जो कोशिका में जो अंतरप्रदवी जालिका है इसको
कंकाल तंत्र का उपमा कहते हैं। तो कोशिका में कंकाल तंत्र की उपमा किसे दी जाती है? तो अंतर्प्रदवी जालिका को, अंतर्प्रदवी जालिका को। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता जीवाणु, आरबीसी एवं नीले हरे शैवाल में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, आपको जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, आरबीसी में नहीं मिलेगा और नीले हरे शैवाल में नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता और नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीवाणु में, आरबीसी में और नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता। चलिए अगला देखिए, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन की। तो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता है? Mg++, मैग्नीशियम ++ आयन। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम आयन। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम आयन की। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था बाबू? नोमुरा ने किया था। किसने किया था? नोमुरा ने किया था। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो लाइसोसोम के कारण। ओके, किसके कारण? लाइसोसोम के कारण। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अभिहित किया जाता है? लाइसोसोम। तो कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। जीवाणु तथा कवक में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है ये जीवाणु और कवक में नहीं पाया जाता। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु तथा कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो क्लोरोफिल कहाँ नहीं पाया जाता बाबू? जीवाणु और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल जो होता है ना, ये आपके जीवाणु और कवक इसमें नहीं पाया जाता। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन नामक कैरोटीनाइड के कारण। टमाटर का जो रंग लाल होता है लाइकोपीन नामक कैरोटीनाइड के कारण। लाइकोपीन नामक कैरोटीनाइड के कारण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेनिथन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण? तो कैप्सेनिथन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। तो प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का जो परिवर्तन है ये रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विकिरण ऊर्जा भी बोलते हैं और इसका परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। ये वैस्कुलर शेप में घुले रहते हैं। तो बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। ये वैस्कुलर शेप में घुले रहते हैं। ठीक है, बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। जो बैगनी रंग है किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है बाबू? एंथोसाइनिन। और ये वैस्कुलर शेप में घुले रहते हैं। ये किस शेप में घुले रहते हैं? तो वैस्कुलर शेप में। तो बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण? तो एंथोसाइनिन। और ये किस रूप में घुले होते हैं? तो वैस्कुलर शेप में घुले होते हैं। चलिए आगे है, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? ग्लूकोज। C6H12O6। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज तो ग्लूकोज है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज क्या है? ग्लूकोज। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज है ग्लूकोज। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज क्या है? ग्लूकोज। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? तो ग्लूकोज है। कौन सा डाइसैकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? लैक्टोज। कौन सा डाइसैकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? तो जंतुओं में याद रखिएगा लैक्टोज पाया जाता है। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं बाबू? प्रोटीन एवं आयरन। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है
ये आपका 16% और सल्फ़र जो होता है ये 4%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% और सल्फ़र 4%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 16% और सल्फ़र 4%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 16% और सल्फ़र 4%। हींग क्या है? हींग जो है एक रेजिन है। हींग क्या है? तो हींग जो है एक रेजिन है। हींग क्या है? हींग जो है रेजिन है। तो ध्यान रखना है, हींग क्या है? तो हींग एक रेजिन है। पैक्टिन है, पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पैक्टिन क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट। पैक्टिन क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। तो पैक्टिन क्या है? तो पैक्टिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। पैक्टिन क्या है? तो पैक्टिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए, मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो मनुष्य के वैसे कौन सा कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव होता है? तो केंद्रक का अभाव त्वचा की बाहरी परत में होता है। त्वचा की बाहरी परत में जो है केंद्रक का अभाव होता है। त्वचा की बाहरी परत और आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। त्वचा की बाहरी परत और आँख के लेंस की कोशिकाओं में, त्वचा की बाहरी परत हो गया और आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। इसको ध्यान रखिए। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष है केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक की खोज कब और किसने की? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया? 1831 रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम का है। न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड किन से बनता है? तो पेंटोज शुगर ले लीजिए, नाइट्रोजन बेस ले लीजिए और फास्फोरिक अम्ल। 3 चीज़ चाहिए न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है, तो एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन, क्रिक और विल्किंसन। वाटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को डीएनए मॉडल के लिए जो नोबेल अवार्ड है ये 3 लोगों को, एक वाटसन को, क्रिक को और विल्किंसन को। डीएनए के लिए जो डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार वाटसन, क्रिक और विल्किंसन। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? कॉर्नवर्ग ने। परखनली में डीएनए का संश्लेषण कॉर्नवर्ग ने। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने? कॉर्नवर्ग ने। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। जंपिंग डीएनए की खोज किसने किया? बारबरा मैकलिंटॉक ने। जंपिंग डीएनए की खोज बारबरा मैकलिंटॉक। जंपिंग डीएनए की खोज किसने? बारबरा मैकलिंटॉक। जंपिंग डीएनए की खोज किसने? बारबरा मैकलिंटॉक ने। जंपिंग डीएनए की खोज बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है। प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों के अध्ययन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। तो प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों के अध्ययन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? ट्रांसपोसोन। डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? ट्रांसपोसोन। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा दी गई है? ट्रांसपोसोन। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा दी गई है? ट्रांसपोसोन। राइबोजाइम क्या है? तो एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। राइबोजाइम क्या है? तो एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। राइबोजाइम क्या है? तो एंजाइम की भांति। किसके भांति? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। राइबोजाइम जो आरएनए है किसके भांति कार्य करने वाला? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं?
तो 20 अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? 20 अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए? 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए, किस आरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है? टीआरएनए में एंटीकोडान कहाँ पाते हैं? टीआरएनए में। एंटीकोडान किस आरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है? टीआरएनए में। एंटीकोडान कहाँ पर बाबू? टीआरएनए। एंटीकोडान कहाँ पर? टीआरएनए। एंटीकोडान कहाँ पर? टीआरएनए में। एंटीकोडान कहाँ पर? टीआरएनए में। एंटीकोडान कहाँ पर? टीआरएनए में पाया जाता है। चलिए, क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट होली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना किसने? रॉबर्ट होली। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण की खोज रॉबर्ट होली ने। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण की खोज रॉबर्ट होली ने। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है बाबू? डीएनए। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। देखिए ये पॉइंट आप समझिएगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ से हो सकता है प्रश्न बन सकता है। प्रोटीन निर्माण के लिए अगर पूछेगा आदेश कौन देता है, तो आदेश डीएनए देता है। और आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? डीएनए ने आदेश दे दिया। अब वो जो आदेश मैसेज जो आया, उस मैसेज के अनुरूप प्रोटीन कौन बनाता है? तो प्रोटीन आरएनए बनाता है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश दिया, ऑर्डर दिया डीएनए ने, और डीएनए जो ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए प्रोटीन बनाने का काम करता है आरएनए। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस, तो यूरेसिल नामक जो पिरिमिडीन है ये कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। यूरेसिल आरएनए में। चलिए, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कोशिका में कितना प्रकार का आरएनए मिलता है हमको? 3 प्रकार। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए? 3 प्रकार के। चलिए, ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए क्या है, गुणसूत्रवाद क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया? बॉबेरी और सटन ने। गुणसूत्रवाद क्रोमोसोम थ्योरी किसने दिया था सर्वप्रथम? बॉबेरी एवं सटन। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया, या फिर क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया? बॉबेरी एवं सटन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए के संश्लेषण में। न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए के संश्लेषण में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में। न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में। ठीक है, जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स गतिविधियों के संदर्भ में समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम क्या व्यक्त करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम जो है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को व्यक्त करता है। तो जैव सूचना विज्ञान गतिविधियों के संदर्भ में समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोम जो है क्या व्यक्त करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए को, ट्रांसक्रिप्टोम एमआरएनए की पूर्ण श्रृंखला को व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वाल्टर फ्लेमिंग। असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका। शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम है? तो सूत्री विभाजन। शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम है? तो सूत्री विभाजन। ठीक है, घाव का भरना सूत्री विभाजन और प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन। जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। घाव का भरना सूत्री विभाजन, जाइगोट में सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मूरे ने किया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था बाबू? तो फार्मर तथा मूरे।
अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज किसने किया? फार्मर तथा मूरे ने। मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है? तो मियोसिस 2 में जो है अर्ध गुणसूत्रों का विभाजन होता है। मियोसिस 2 में किसका विभाजन होता है? मियोसिस 2 में किसका विभाजन होता है? तो मियोसिस 2 में जो है अर्ध गुणसूत्रों का। मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। विनिमय किस अवस्था में होता है? ठीक है, पैचिटिन। विनिमय क्रॉसओवर किस अवस्था में होता है? पैचिटिन। विनिमय किस अवस्था में? पैचिटिन में। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? तो प्रथम एनाफेज में। ठीक है, फर्स्ट एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में हो जाती है? प्रथम एनाफेज। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? प्रथम एनाफेज। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय व आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय व आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय व आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय व आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? स्वपोषी। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? स्वपोषी पादप हैं। चलिए, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है पोषण का। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर पोषण का। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? उत्सर्जित तंत्र। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? उत्सर्जित तंत्र। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। तो पूछ लेगा कि बाबू एक बात बताओ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या होता है? तो केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। केंद्रक कला की अनुपस्थिति का। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग है? टैनिन का। चलिए, कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो जीव द्रव्य कला। कौन सी रचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो जीव द्रव्य कला। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी कॉय में से एटीपी का निर्माण। तो एटीपी का जो निर्माण है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन। एडेनिन जो होता है ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। एडेनिन ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका यूरेसिल है ये केवल आपके आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो एडेनिन जो है डीएनए आरएनए दोनों में, लेकिन यूरेसिल आपका केवल आरएनए में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम उत्तक पर। तो लिग्निन जो है ये कहाँ जमा रहता है? तो जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। कहाँ जमा रहता है? जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। तो कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य याद रखिएगा, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। गुआनिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3। गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए आरएनए के बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए का। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के तथा आरएनए के। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन से और आरएनए से। प्रोटीन और आरएनए। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में से सबसे छोटी पादप कोशिका। ये 4 ऑप्शन है आपका। ये जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट है ना, ये 4 ऑप्शन है। अब पूछ रहा है कि इन चारों विकल्प में वैसा कौन सा विकल्प है जो सबसे छोटी पादप कोशिका है? वो है आपका माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी पादप कोशिका है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है बी डीएनए। ठीक है, वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल कैसा है? बी डीएनए।
हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह। तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, थायरोक्सिन में आयोडीन, एटीपी में फास्फोरस। जो हमारा एटीपी है, एटीपी इसमें फास्फोरस। उत्क्रम अनुलेखन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, आरएनए से डीएनए का निर्माण। तो उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया, आरएनए से डीएनए का निर्माण। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया क्या है? तो आरएनए से डीएनए का निर्माण। उत्क्रम अनुलेखन, आरएनए से डीएनए बनना उत्क्रम अनुलेखन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से डीएनए का निर्माण होना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो आरएनए से डीएनए का निर्माण होना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। देखिए, दोनों का वास्तविक वानस्पतिक उद्भव है, स्टार्च हो या सेल्यूलोज, दोनों का वानस्पतिक उद्भव सही है। दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, सही है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति द्वारा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति से अलग है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो है क्रेब्स चक्र। क्या है बाबू? क्रेब्स चक्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? तो 23 जोड़ा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूची 1 शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और सूची 2 कोशिकांग से सुमेलित करने के लिए। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 सुमेलित है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में। खनिज उद्ग्रहण ये जीव द्रव्य कला में होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। खनिज उद्ग्रहण कहाँ पे होता है? तो जीव द्रव्य कला में। खनिज उद्ग्रहण कहाँ पर होता है? जीव द्रव्य कला। खनिज उद्ग्रहण की क्रिया जो है जीव द्रव्य कला में। श्वसन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। चलिए अगला देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं होता। बृहद रसधानी तथा अनेक छोटी रसधानी उपस्थित होता है। तो जो बृहद रसधानी है, ठीक है, जो बड़ा वैक्यूल्स है, तो बृहद रसधानी और अनेक छोटी रसधानियाँ उपस्थित होती हैं क्रमशः परिपक्व पादप कोशिका में। देखिए, जो परिपक्व पादप कोशिका होगा उसमें आपको बड़ा रसधानी जो बड़ा वैक्यूल्स दिखेगा, ठीक है, और अनेक छोटी रसधानियाँ उपस्थित होती हैं ये प्राणी कोशिका में। प्राणी कोशिका में जो रसधानी होता है वो छोटा होता है। चलिए, कोशिका विभाजन का नियंत्रण प्रोटो ऑन्कोजिन्स द्वारा होता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटो ऑन्कोजिन्स के द्वारा। कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रोटो ऑन्कोजिन्स। कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा? प्रोटो ऑन्कोजिन्स द्वारा। प्रोटो ऑन्कोजिन्स द्वारा। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? एस स्टेज में, ठीक है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज में। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। कैंसर किस कारण से होता है? तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तो कैंसर होता है। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के संश्लेषण में, ठीक है, याद रखिएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में। न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए का संश्लेषण करना है तो उसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए का संश्लेषण करना है तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला देखिए, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल। पर्णहरिम ये हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरिम। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक के
ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना? तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा विकसित कोशिकांग। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो केंद्रक कला, केंद्रक और विकसित कोशिकांग। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपको केंद्रक कला मिलेगा, केंद्रक मिलेगा और विकसित कोशिकांग मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अधोलिखित कथन सत्य है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात सत्य है। जो क्रोमोसोम है ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, सत्य है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं संरक्षित कर रखते हैं। जो क्रोमोसोम है ये संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसको जीन कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका की संज्ञा प्रदान की गई है। जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, इसको कोशिका की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर बताया गया है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसको इस पैराग्राफ के जरिए समझते हैं। देखिए, डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। डीएनए में बेस एडेनिन, डीएनए में जो बेस होता है वो आपका एडेनिन होता है, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में आपको 4 चीज़ मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। वहीं आरएनए में जो थाइमिन रिप्लेस कर देता है यूरेसिल को। आरएनए में जो है, आरएनए में थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। ठीक है, तो डीएनए में आपको एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन मिलेगा। लेकिन जब आरएनए में जाइएगा तो थाइमिन जो है इसको रिप्लेस कर देता है कौन? यूरेसिल। थाइमिन को रिप्लेस कर देता है कौन? यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में। ये इम्पॉर्टेंट अंतर आपको ध्यान रखना है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में, डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है। वही आरएनए जो है ना आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको याद रखने का ट्रिक ATGS। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो थाइमिन है आपका, इसको रिप्लेस कर दिया किसने? यू ने, यानी यूरेसिल ने। ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये आरएनए और डीएनए दोनों में होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये दोनों में होता है। आरएनए में जो है आपका थाइमिन नहीं होता। आरएनए में क्या नहीं होता? थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पोलियो में देखिए, पोलियो का टीका की बात करेंगे, साल्कनेक हो जाता। और ओरल इन वैक्सीन साबिन ने, ओरल किसने? साबिन ने, और टीका जो है साल्कनेक। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग वायरस से संबंधित पॉइंट्स कवर करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट, वायरस की खोज किसने किया? तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में। तो वायरस की खोज किसने किया? तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की। वायरस की खोज किसने? रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने। वायरस की खोज जो है रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वैरुकिड जैसे इंटरफेरोन। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वायरोसाइड जैसे इंटरफेरोन। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायरोसाइड जैसे इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन क्या करते हैं कि वायरस को नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसको माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। चलिए, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। तो प्रियॉन्स किसके बने होते हैं? तो केवल प्रोटीन से। जो प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स किससे बने होते हैं? केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स किससे बने होते हैं? तो केवल प्रोटीन से। प्रियॉन्स किससे बने होते हैं? केवल प्रोटीन से।
वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। जीवाणु, कवक तथा पादपों में से विषाणु किसे संक्रमित कर सकते हैं? तो सभी को। तो जीवाणु, कवक और पादप, इन तीनों, जीवाणु, कवक और पादप, इन तीनों में विषाणु किसे संक्रमित कर सकते हैं? सभी को। जो वायरस है ये जीवाणु को भी, कवक को भी और पादप सभी को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। जो वायरस यानी विषाणु है, इसका बाहरी जो आवरण है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं अथवा नहीं? तो नहीं, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं पाए जाते। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं पाया जाता। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो देखिए क्या सही है। तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है ना, ये आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक म्यूटेशन करते हैं। जो आरएनए आधारित वायरस है वो अधिक म्यूटेशन करते हैं। आरएनए आधारित वायरस वो डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक म्यूटेशन करते हैं। वायरस सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। जो वायरस है वो सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं 1892 में इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू में मोज़ेक का कारण विषाणु को बताया। ठीक है। फिर 1955 में जोनास साल्क ने पोलियो का टीका IPV, पोलियो का टीका, इसकी खोज जोनास साल्क ने किया। 1960 में साबिन आया। साबिन ने पोलियो का टीका खोजा। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो का टीका यानी कि पोलियो का टीका IPV यानी कि दवाई जोनास साल्क ने, और ओरल अगर बोलेगा ना साबिन ने। 1935 में W स्टेनले ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया और प्रोटीन माना। तो विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किसने किया? स्टेनले। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया स्टेनले। इस कार्य के लिए उनको 1946 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1935 में क्या हुआ? स्टेनले नामक एक W स्टेनले नाम से एक वैज्ञानिक आता है। वो क्या करता है? विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित करता है। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि बाबू बताओ विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किसने किया? तो W स्टेनले ने। और इस कार्य की खातिर उनको 1946 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। चलिए, अब पादप उत्तक हम लोग देखेंगे। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी, हिस्टोलॉजी में। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में? औतिकी यानी हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिघी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? मार्सेलो मेलपिघी को। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? मार्सेलो मेलपिघी को। ठीक है। देखिए, कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? तो कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जो है किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? तो पार्श्वीय विभज्या के। ठीक है, कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? तो पार्श्वीय विभाज्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? तो कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से। ठीक है, कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से द्वितीयक जो वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से? कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से। द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से? कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। पौधों में भोज्य पदार्थ किस उत्तक में एकत्र होते हैं? मृद उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा में। पौधों में जो भोज्य पदार्थ किस उत्तक में एकत्र होते हैं? तो
पैरेनकाइमा यानी मृदु ऊतक। पौधों में जो भोज्य पदार्थ है किस ऊतक में एकत्र होते हैं? मृदु ऊतक यानी पैरेनकाइमा। पौधों में जो भोज्य पदार्थ है किस ऊतक में एकत्र होते हैं? मृदु ऊतक यानी पैरेनकाइमा में। संवहन मंडल का उद्गम होता है रंभजन में। तो संवहन मंडल का जो उद्गम है ये रंभजन से, संवहन मंडल का उद्गम ये रंभजन से होता है, ठीक है, प्लेरोम से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है? कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन पट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन पट्टी एंडोडर्मिस में। पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति परिरंभ यानी पेरीसाइकिल से होती है। पेरीसाइकिल से। पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? परिरंभ यानी पेरीसाइकिल से। पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? परिरंभ यानी पेरीसाइकिल से। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किससे प्राप्त है? तो सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा स्थूल कोण ऊतक को। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? स्थूल कोण ऊतक। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा कोलेनकाइमा, ठीक है। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसको? तो कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक को। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसको है? कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक को। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। सन हेम्प रेशे, तो सन हेम्प रेशा किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से, ठीक है। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह हैं स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ो ऊतक एवं जाइलम। तो ध्यान रखिएगा, जो दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक एवं जाइलम। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह कौन कौन सा है? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक और जाइलम। जल रंध्र यानी कि हाइडेथोड यानी जल रंध्र होते हैं जल अस्त्रावित ग्रंथियाँ। जल रंध्र होते हैं जल अस्त्रावित ग्रंथियाँ। जल रंध्र होते हैं तो जल अस्त्रावित ग्रंथियाँ। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम वाहिकाओं का जो अभाव है ये अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम वाहिकाओं का जो अभाव है ये आपके अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित? तो फ्लोएम के माध्यम से। विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। तो विभज्योतक स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। पौधों में रसारोहण करने वाली वही निकाय तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं जाइलम में। तो पौधों में रसारोहण करने वाली वाही निकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं तो जाइलम में। रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? कास्टिल, ठीक है। तो रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो कास्टिल। रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? कास्टिल। रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? कास्टिल। दृढ़ोतकी कोशिकाएं। रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो कास्टिल, दृढ़ोतकी कोशिकाएं। रेशा किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो कास्टिल, दृढ़ोतकी कोशिकाएं। पौधों में लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के। पौधों के लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण। पौधों में लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण। चलिए अगला देखिए। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज प्रचुरता में पाया जाता है। अब प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित है। यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, सभी सही सुमेलित है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए इथना बॉटनी
आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंध का अध्ययन। तो आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोबॉटनी। आदि मानव तथा पौधा के मध्य संबंध इथनोबॉटनी। आदि मानव तथा पौधा के मध्य संबंध इथनोबॉटनी। ठीक है। फिर देखिए पेलियो वनस्पति, वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन, पेलियो वनस्पति। फिर जैविक क्रियाओं और उनके प्रमाणों की गणितीय विश्लेषण, जैव सांख्यिकी। जैविक क्रियाओं तथा उनके प्रमाणों की गणितीय विश्लेषण, जैव सांख्यिकी। जैविकों में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन, बायोनिक्स। जैविकों में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, बायोनिक्स। तो ध्यान रखिएगा, जैविकों में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। जैविकों में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। चलिए जीवधारियों व वातावरण के साथ का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमिक्स। देखिए बायोनिक्स अलग है और बायोनॉमिक्स अलग है। बायोनॉमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवधारियों व वातावरण के साथ का अध्ययन, जीवधारियों व वातावरण के साथ का अध्ययन बायोनॉमिक्स। और जैविकों में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन बायोनिक्स। चलिए एनेटोमी क्या है बाबू? तो पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनेटोमी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनेटोमी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनेटोमी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनेटोमी। चलिए क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? तो फटाफट देखिए, विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो आंसर करिएगा विलियम रॉक्सबर्ग है। ठीक है। पादप रोग, केसी मेहता। पादप रोग के जनक कौन है? तो केसी मेहता। पादप रोग रस्ट कंट्रोलर। ठीक है, पादप रोग के जनक केसी मेहता। फिर पूरा वनस्पति विज्ञान या भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता बीरबल साहनी। पूरा वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? बीरबल साहनी। या फिर भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। पादप रोग के जनक केसी मेहता। ठीक है। पादप प्रजनन के जनक डॉक्टर बीपी पाल। पादप प्रजनन के जनक डॉक्टर बीपी पाल। पादप प्रजनन के जनक डॉक्टर बीपी पाल। उसके बाद पादप आनुवंशिकी भारत में हरित क्रांति के जनक। पादप आनुवंशिकी या भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। शरीर क्रिया विज्ञान डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। शरीर क्रिया विज्ञानी हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, शैवाल से संबंधित पॉइंट्स। तालाब तथा जल का रेशम उपमा किसे प्रदान किया जाता है? तो तालाब या जल का रेशम किसके? पाउंड और वाटर सिल्क। पाउंड या वाटर सिल्क किसके कहते हैं? तो स्पायरोगायरा नामक शैवाल को। तालाब या जल का रेशम की संज्ञा किसे देते हैं? स्पायरोगायरा नामक शैवाल को। तालाब या जल का रेशम की संज्ञा किसे दी जाती है? स्पायरोगायरा नामक शैवाल को। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसको भूरी शैवाल भी बोलते हैं। तो किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है तो जेलिडियम नामक शैवाल से। एगार नामक पदार्थ, तो एगार नामक पदार्थ जो है, एगार नामक पदार्थ जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। एगार नामक पदार्थ किसे? जेलिडियम नामक शैवाल से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है? तो नीली हरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है? तो नीली हरी शैवाल। समुद्री सलाद की उपमा किसे देते हैं? तो समुद्री सलाद अल्वा को। समुद्री सलाद की संज्ञा, समुद्री सलाद उपमा किसे दिया जाता है? अल्वा को। समुद्री सलाद किसे कहते हैं? अल्वा को। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। संसार का जो 90% प्रकाश संश्लेषण ये शैवालों के द्वारा होता है। चलिए हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? स्टार्च। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च यानी मंड। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरीन नामक प्रतिजैविक, तो क्लोरेला शैवाल से। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो क्लोरेला शैवाल से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल भाग लेता है?
एनाबिना तथा नॉस्टोक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल भाग लेता है? तो एनाबिना तथा नॉस्टोक, एनाबिना तथा नॉस्टोक भाग लेता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लाइकोजन। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। केंद्रक तथा कोशिकाओं द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंध के अध्ययन के लिए कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, इसको ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या बोला है? केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंध, ठीक है, के अध्ययन के लिए कौन सी शैवाल यूज करते हैं? तो एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। पौधे एवं जंतु का संयोजक यूग्लिना को किस वर्ग में रखते हैं? तो यूग्लिना को शैवाल के वर्ग यूग्लिनीडी में। तो पौधा और जंतु के बीच का संयोजक कहा जाता है किसको? यूग्लिना को। और यूग्लिना को शैवाल के वर्ग यूग्लिनीडी में रखते हैं। चलिए, चाय तथा कॉफ़ी के मसालों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? शैवाल के। सिफेल्यूरस। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग, चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। कौन से शैवाल के कारण? तो सिफेल्यूरोस नामक शैवाल के कारण। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण, जिसको सिफेल्यूरोस बोलते हैं। निम्नलिखित कथन सही है। देखिए यहाँ दो कथन, ये दोनों सही है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। इन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला, ठीक है, 70%। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला, तो क्लोरेला में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 70%। क्लोरेला में कितना परसेंट प्रोटीन होता है बाबू? 70%। चलिए, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु और डाइटम में से किस समूह में जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम का, ठीक है। तो डूबने से, जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किसका यूज? डाइटम का। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किसका यूज करते हैं? डाइटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किसका यूज करते हैं? डाइटम का। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किसका यूज करते हैं? डाइटम का। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव बता दो बाबू, कौन सा है? नील हरित शैवाल। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में जो है ना, क्लोरेला। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? तो जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? तो ये वनस्पति है। जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। जीवाणु जो है एक सरल सूक्ष्म वनस्पति है। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सूक्ष्म जीवाणु को किससे देखा जा सकता है? कंपाउंड खुर्दबीन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। जीवाणु को किससे देखा जा सकता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। चलिए अगला देखिए, जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणु में आपका कोशिका भित्ति होता है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? तो साइजोमाइकोफाइटा। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? तो साइजोमाइकोफाइटा में। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? साइजोमाइकोफाइटा में। किस में रखा जाता है? साइजोमाइकोफाइटा में रखा जाता है, ठीक है।
इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।